हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू OSNS। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक ड्रग्स। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दैट मीन्स ड्रग दैट अपोजेस द कोलिनर्जिक एक्शन। तो इस लेक्चर में हम लोग उसका क्लासिफिकेशन, एक्शन, इंडिकेशन, थेरापेटिक यूजेस, साइड इफेक्ट एंड ओवरऑल एक समरी और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर्स, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से थे? इफ यू रिमेंबर, मुस्कारिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। तो स्टार्ट करेंगे विथ एंटी मुस्कारिनिक एजेंट से। तो एंटी मुस्कारिनिक एजेंट और मुस्कारिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट। दिस ड्रग्स ब्लॉक मुस्कारिनिक रिसेप्टर बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब मुस्कारिनिक रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट था? CNS में, हार्ट में, स्मूथ मसल में, एंडोक्रिन ग्लैंड्स पे, राइट। इसके 3 टाइप होते हैं बेस्ड ऑन सोर्स, कहाँ से ये ऑब्टेन हुआ है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो जहाँ पे भी मुस्कारिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है ये इसको ब्लॉक करता है। तो ब्लॉक तो ये करता है, बट हाउ? देखो, दिस इज योर मुस्कारिनिक रिसेप्टर, राइट। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन भी बाइंड करना चाहेगा और जो इसका एंटागनिस्ट है जैसे एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन जो कि एक नेचुरल एंटागनिस्ट है, ये भी बाइंड करना चाहेगा। तो इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन होता है कि कौन इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। इसको ऐसे समझो, कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें सीट लिमिटेड होती हैं, राइट। जैसे कि रिसेप्टर्स भी लिमिटेड हैं और बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, तो एक सीट के लिए बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से compete करते हैं। तो सिमिलरली एक ही रिसेप्टर है, इस पे एगोनिस्ट भी compete कर रहा है, इसके साथ एंटागोनिस्ट भी compete कर रहा है, राइट। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म के सारे टाइप्स हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं नेचुरल में एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, राइट। जो एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन है, दीज आर बेलाडोना एल्कालॉइड। एट्रोपिन कहाँ से ऑब्टेन होता है? एट्रोपा बेलाडोना। और स्कोपोलामाइन कहाँ से ऑब्टेन होता है? हायोस्कियामस नाइगर। नेक्स्ट, सेमी सिंथेटिक, इसमें 2 आते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। दोनों एस्थेमा में यूज होता है। नेक्स्ट, सिंथेटिक में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जो कि केमिकली हम लोग लैब में सिंथेसिस करते हैं। इसके वेरियस टाइप ऑफ यूज होते हैं, जैसे कि यूज एज मायोड्रियाटिक। नाउ व्हाट इज मायोड्रियाटिक? डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल। मायोड्रियासिस और मियोसिस 2 टर्म होते हैं। मायोड्रियासिस मतलब प्यूपिल का डायलेटेशन और मियोसिस मतलब प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन। तो मायोड्रियाटिक एजेंट्स कौन कौन से? साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट, यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, पिरेंजेपिन, टेलेंजेपिन, क्लिडिनियम एंड प्रोपानथेलिन। यूज्ड एज एंटीस्पैज्मोटिक। डाइसाइक्लोमाइन, वैलेथामेट, फ्लावोक्सेट। 3 या 4 ड्रग के नाम तो याद होने ही चाहिए। यूज्ड एट प्री एनेस्थेटिक एजेंट। प्री एनेस्थेटिक मतलब बिफोर एनेस्थेसिया हम लोग इसको एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे ग्लाइकोपाइरोलेट। यूज्ड इन पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म भी एक डिजीज है जिसमें हम लोग बेंजोक्सोल यूज करते हैं और बेंजोट्रोपिन भी यूज करते हैं, राइट। अब जो मोस्टली यूज होता है दैट इज योर एट्रोपिन। उसके बारे में हम लोग फर्दर इन डेप्थ स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बाई एक्शंस ऑफ एट्रोपिन। जैसे कि हमें पता है एट्रोपिन क्या है? एंटी मुस्कारिनिक एजेंट है। एट्रोपिन क्या है? एंटी मुस्कारिनिक एजेंट है। जितने भी मुस्कारिनिक रिसेप्टर्स बॉडी में प्रेजेंट होंगे ये सबको ब्लॉक करेगा। GIT में याद करो, GIT में जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट था उसका क्या रोल था? इट इंक्रीजेस द टोन, इट इंक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ GIT, इट रिलैक्सेस द स्फिंक्टर, राइट। तो उसके सारे ऑपोजिट काम ये एट्रोपिन करता है। जैसे टोन डिक्रीज करता है, मोटिलिटी डिक्रीज करता है, स्फिंक्टर टोन को इंक्रीज करता है, राइट। तो इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। अगर ये वॉल के मसल रिलैक्स होगा और जो स्फिंक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो डिफिकेशन विल बी डिफिकल्ट, राइट। सेम गोज फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑल्सो। जो ब्लडर के सराउंडिंग जो मसल प्रेजेंट होते हैं इसको ये रिलैक्स करेगा, डिक्रीज द टोन ऑफ डेट्रूसर मसल एंड इंक्रीज द टोन ऑफ स्फिंक्टर। इट लीड्स टू यूरिनरी रिटेंशन। जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट था वो डिफिकेशन और यूरिनेशन में हेल्प कराता था, उसका ऑपोजिट काम करेगा कौन? एट्रोपिन, जो कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट है। नेक्स्ट, लंग्स में इट रिलैक्सेस द ब्रोंकियल स्मूथ मसल बट इट ऑल्सो ड्राइज अप ऑल द सिक्रीशन। क्यों? क्योंकि स्मूथ मसल को ये रिलैक्स कराता है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डिक्रीजेस द म्यूकस सिक्रीशन। नेक्स्ट, आई में क्या था?
जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट था वो क्या कराता था, मियोसिस, राइट. सो इट विल कॉज मायाड्रियासिस, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, एंड इट ऑल्सो कॉज साइक्लोप्लेजिया. साइक्लोप्लेजिया दैट मीन्स पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल. जो सिलियरी मसल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट विल कॉज पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल. साइक्लोप्लेजिया व्हाट, पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल. एंड लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स. क्यों? क्योंकि आई अगर ज़्यादा डायलेट हो जाएगा तो लाइट के रिफ्लेक्शन से उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो सिलियरी मसल्स है वो भी पैरालाइज्ड है, तो लेंस का एकोमोडेशन भी नहीं होगा और लाइट का रिफ्लेक्स का भी कोई इफेक्ट नहीं शो होगा. नेक्स्ट, सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. विथ लो डोजेस इनिशियल ब्रैडिकार्डिया एंड विथ हाई डोजेस causes tachycardia. Why bradycardia? Due to blockage of presynaptic muscarinic receptors. Next, central nervous system. In central nervous system, it blocks the cholinergic activity. Cholinergic receptor का क्या काम था? It causes excitation, right? So अगर cholinergic नर्व्स के एक्टिविटी को अगर हम ब्लॉक करें, उसके रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करें, तो जो अनवांटेड ट्रेमर्स है, जो अनवांटेड ट्रेमर्स मतलब हाथ पैर कांपना, ऐसे शेक होना, तो इफ़ यू ब्लॉक द कोलिनर्जिक एक्टिविटी तो जो ट्रेमर्स है वो भी कंट्रोल में आएगा, और जो रिजिडिटी है, रिजिडिटी मतलब इमोबाइल, हार्ड हो जाना, राइट. तो जो पार्किंसनिज्म में जो सिम्टम्स दिखते हैं, अनकंट्रोल्ड ट्रेमर्स और जो रिजिडिटी होता है, इसको ये कंट्रोल करता है बाय ब्लॉकिंग द और रिड्यूसिंग द कोलिनर्जिक एक्टिविटी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट, इट डिक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट था? M3 रिसेप्टर. सो जो M3 रिसेप्टर है, इसको अगर ये ब्लॉक करेगा तो सारे सिक्रीशन को रिड्यूस करता है, एक्सेप्ट मिल्क एंड बाइल. इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसको याद करेंगे. तो सारे अपने इसके एक्शन कंप्लीट हो गए हैं. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. GIT में क्या करता है? टोन मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, जो स्फिंक्टर का टोन है उसको इंक्रीज करता है, लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन. यूरिनरी सिस्टम में सेम, जो डेट्रूसर मसल इसके टोन को रिलैक्स करता है, डिक्रीज करता है, और जो स्फिंक्टर इसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, लीडिंग टू यूरिनरी रिटेंशन. लंग्स में जो ब्रोंकाई मसल है उसको ये रिलैक्स करता है, बट सारे सिक्रीशन को ड्राई अप कर देता है, सारे सिक्रीशन को रिड्यूस कर देता है. नेक्स्ट, आई में इट कॉजेस पैसिव मायाड्रियासिस, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, साइक्लोप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल. इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, it initially causes bradycardia due to blockage of M1 receptor, right? Due to blockage of muscarinic receptor जो कि है M1, but with high doses it cause tachycardia. Next, CNS में it controls tremor and rigidity in Parkinsonism. Last, it reduces or decreases all the secretion of exocrine gland except milk and bile. So यहाँ पे हम लोगों का एट्रोपिन के जो एक्शंस है वो कंप्लीट होता है. तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक? एंटीकोलिनर्जिक का क्लासिफिकेशन, दैट इज डिवाइडेड इनटू मुस्कारिनिक और निकोटिनिक एजेंट. नेक्स्ट, जो एंटी मुस्कारिनिक एजेंट है उसके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक. नेचुरल में एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन. सेमी सिंथेटिक में दो आते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड. इन सिंथेटिक बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जो कि जिसका अलग अलग यूज़ होता है. कुछ यूज़ होता है माइड्रियाटिक एजेंट, कुछ यूज़ होता है पेप्टिक अल्सर में, कुछ यूज़ होता है एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट की तरह. Some used as pre-anesthetic agent before anesthesia, some used in Parkinsonism. तो एट्रोपिन के सारे एक्शंस देख लिए. अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ये ड्रग यूज होता है. लेट्स कम टू थेरापेटिक यूजेस ऑफ एट्रोपिन एंड अदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. फर्स्ट, ऑप्थेल्मिक यूज. तो आई में ये क्या करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आई में ये दो चीज़ें करता है, पैसिव मायाड्रियासिस, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल एंड साइक्लोप्लेजिया. सो atropine, homatropine, cyclopentolate or tropicamide are useful topically, right? The action of atropine lasts for 7 to 10 days. It's a very long period of time. बहुत लंबे टाइम तक होता है, 7 से 10 दिन. Tropicamide is preferred as mydriatic because it has a fast onset. हम लोगों को एक्शन जल्दी चाहिए और ड्यूरेशन कम होना चाहिए. अगर किसी को तुम एट्रोपिन दिए हो आई डायलेट करने के लिए, उसका एक्शन 7 से 10 दिन तक रहेगा, तो इसीलिए ट्रोपिकामाइड प्रेफर किया जाता है. क्यों? क्योंकि इट हैज़ फास्टर ऑनसेट एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. बट एट्रोपिन का भी यूज़ है. एट्रोपिन इज मोर पोटेंट इन प्रोड्यूसिंग साइक्लोप्लेजिया, दैट मीन्स पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल इन चिल्ड्रेन rather than other drugs, hence preferred in this age group as cycloplegic agent. As pre-anesthetic medication,
एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक एजेंट। बट वाई, क्यों हमें एट्रोपिन देना होता है बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थेटिक एजेंट्स? क्योंकि जब हम लोग एनेस्थेसिया देते हैं तब हम लोगों का बीपी कम होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, राइट? तो एट्रोपिन इसलिए देते हैं ताकि हार्ट रेट एकदम फॉल डाउन ना हो जाए, बीपी एकदम से फॉल डाउन ना हो जाए। इट प्रिवेंट वेगल ब्रैडिकार्डिया ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। ऑल्सो जब हम लोग एनेस्थेसिया देते हैं तब रेस्पिरेशन नहीं होता है, लंग का मूवमेंट भी नहीं होता है, राइट? तो बट जो म्यूकस सिक्रीशन है वो तो कंटिन्यू रहता है, तो देयर इज अ चांस ऑफ एस्पिरेशन, राइट? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग एट्रोपिन देते हैं। इट प्रिवेंट्स लैरिंगियोस्पेज्म बाय डिक्रीजिंग रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। अब ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा है, इट ड्राइज अप ऑल द सिक्रीशन, राइट? तो इसीलिए हम लोग एट्रोपिन यूज़ करते हैं। तो इट प्रिवेंट्स ब्रैडिकार्डिया, ऑल्सो इट प्रिवेंट लैरिंगियोस्पेज्म, मतलब जो लैरिंग्स है उसको ब्लॉक होने से प्रिवेंट करता है बाय डिक्रीजिंग रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। जो म्यूकस सिक्रीशन है उसको ये कम कर देता है ताकि एस्पिरेशन ना हो और लैरिंग्स कोलैप्स ना कर जाए। नेक्स्ट, जो ग्लाइकोपाइरोलेट होता है, ये डू नॉट क्रॉस BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं करता है। तो अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो जो CNS है उस पर ये कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, राइट? जो ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट ओनली शोज इफेक्ट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरी में हमारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको ये ब्लॉक करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका कोई रोल नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट प्रेफर्ड ओवर एट्रोपिन एज प्री एनेस्थेटिक एजेंट। तो प्री एनेस्थेसिया में हम लोग ग्लाइकोपाइरोलेट मोस्टली प्रेफर करते हैं। तो दो यूजेस देख लिए, ऑप्थेल्मिक यूजेस और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में। नेक्स्ट, सियालोरिया। नाउ व्हाट इज सियालोरिया? जब भी ये टर्म आए, ओरिया दैट मीन्स एक्सेसिव सिक्रीशन, जैसे डायरिया। सिमिलरली सियालोरिया दैट मीन्स एक्सेसिव सलाइवा सिक्रीशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ये एट्रोपिन है ये सारे सिक्रीशन को कम कर देता है। तो अगर किसी को एक्सेसिव अमाउंट में सलाइवा सिक्रीशन हो रहा है तो उस केस में हम लोग ये ड्रग प्रेफर करते हैं। अब एक्सेसिव सलाइवा सिक्रीशन कहाँ पे होता है? जैसे कि कोई हैवी मेटल का पॉइजनिंग हो गया है, जैसे कि मरकरी पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, दीज आर हैवी मेटल्स एंड पार्किंसनिज्म। नेक्स्ट, सीओपीडी और ब्रोंकल अस्थमा में। क्यों? लंग्स में क्या करता है ये, जो ब्रोंकाई का मसल है इसको रिलैक्स करता है एंड साइमल्टेनियसली इट ड्राइज अप ऑल द सिक्रीशन। तो म्यूकस का सिक्रीशन कम होगा एंड एज वेल एज जो ब्रोंकाई मसल है वो भी रिलैक्स होगा। तो दो ड्रग यहाँ पे यूज होता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। दिस आर यूज्ड इन सीओपीडी एंड ब्रोंकल अस्थमा। These are administered by MDI, metered dose inhaler के फॉर्म में यूज होता है। They produce bronchodilation. Next, antispasmodic. Cholinergics are useful as antispasmodic in dysmenorrhea. Dysmenorrhea means painful menstruation or menstrual cramps. Next, poisoning. In organophosphate poisoning, atropine is a life-saving drug. तो ये हो गए सारे यूजेस। एक बार क्विकली यूजेस को रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट, ऑप्थेल्मिक यूजेस। ऑप्थेल्मिक में दो टाइप के यूज होते हैं। एक एज अ माइड्रियाटिक एजेंट, जिसमें हम लोग ट्रोपिकामाइड को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इट हैज अ फास्टर ऑनसेट एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बट एट्रोपिन को किस में यूज करते हैं? इन चाइल्ड में एज अ साइक्लोप्लेजिक एजेंट। नेक्स्ट, प्री एनेस्थेटिक एजेंट में ग्लाइकोपाइरोलेट को यूज करते हैं। क्यों? इट प्रिवेंट ब्रैडिकार्डिया, इट प्रिवेंट लैरिंगियोस्पेज्म एंड इट ऑल्सो डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इट हैज ओनली पेरिफेरल एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स। थर्ड, इन सेलाइरोरिया, जैसे कि इन हेवी मेटल पॉइजनिंग और पार्किंसनिज्म में। फोर्थ, सीओपीडी और एस्थमा में दो ड्रग यूज होता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये क्या करता है? ब्रोंकोडायलेशन करता है। नेक्स्ट, एंटीस्पाज्मोटिक इन डिस्मेनोरिया दैट मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। और लास्ट, इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ये तो हो गए सारे यूज केसेस। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। सो द साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स आर ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। अगर हाई डोजेज हम लोग एडमिनिस्टर कर दें उस केस में साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? इन जीआईटी से स्टार्ट करेंगे। ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। क्यों? क्योंकि सारे सलाइवेशन को ये रोक देता है, सारे सलाइवरी सिक्रेशन को ये डिक्रीज कर देता है। लीड्स टू डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग एंड अगर जीआई टोन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा।
नेक्स्ट आई, इट कॉजेज फोटोफोबिया, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन इन एल्डरली पर्सन विथ शैलो एंटीरियर चेम्बर। दे मे प्रेसिपिटेट एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा क्या है? जब वो इरिडोकॉर्नियल एंगल बहुत ही नैरो हो जाता है, उस केस में इसको बोलते हैं एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में समझे थे। हेंस एंटीकोलिनर्जिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लोकोमा। थर्ड, यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर नॉर्मली इट कॉजेज यूरिनरी रिटेंशन, बट इफ द यूरिनरी रिटेंशन get prolonged, it leads to difficulty in micturition, especially in elderly men with enlarged prostate। जब प्रोस्टेट ऑलरेडी enlarged है तो वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही यूरिनरी रिटेंशन भी है, तो इट कॉजेज पेन। सो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस पेशेंट विथ BPH। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट, इन CNS में देखो, CNS में it decreases cholinergic activity, right? In therapeutic doses it decreases cholinergic activity, but if we administer higher doses it leads restlessness, excitement, delirium, extreme sense of happiness and hallucination मतलब जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है उसी को देखना। नेक्स्ट, CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, टैकीकार्डिया, पैल्पेशन एंड हाइपोटेंशन। तो ये थे सारे साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट। अब पूरे चैप्टर को एक क्विक समराइज कर लेते हैं। तो एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन जो है, इट्स अ बेलाडोना अल्कालॉइड्स। बेलाडोना पॉइजनिंग कैन ऑकर ड्यू टू देयर ओवरडोजेस और इंजेक्शन ऑफ बेरीज ऑफ एट्रोपा बेलाडोना, जहां से ये एट्रोपिन ऑब्टेन होता है, और डातुरा। एट्रोपिन इट कॉजेज CNS स्टिमुलेशन। स्कोपोलामाइन CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट इन लो डोजेस, शॉर्टर एक्टिंग देन एट्रोपिन, सो मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस। किसी लोगों में ये होता है कि जो गाड़ी में बैठते हैं तो उसको वॉमिटिंग होता है, तो उस केस में हम लोग स्कोपोलामाइन यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में आई को डायलेट करना पड़ता है, उसमें हम लोग एज अ माइड्रियाटिक एजेंट ट्रोपिकामाइड देते हैं। इन यंग चिल्ड्रेन एट्रोपिन इज प्रेफर्ड एज अ साइक्लोप्लेजिक एजेंट। नेक्स्ट, प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन में ग्लाइकोपाइरुलेट यूज होता है। क्यों? क्योंकि इट डू नॉट कॉजेज सेंट्रल साइड इफेक्ट। एंटीकोलिनर्जिक्स कैन प्रेसिपिटेट एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा। सो ये होगा एक चैप्टर का ओवरऑल समरी। अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग responsibilities for anticholinergic drugs. First, assessment. Before administration, we have to assess the patient, assess their vital signs, some contraindications such as if the patient has glaucoma or not, if the elderly patient has BPH or myasthenia gravis, assess the bladder and bowel function, evaluate mental status, either the patient is ready to take medication or not, right? Next, monitoring during therapy. Monitor some side effects of anticholinergic drugs such as dry mouth, blurred vision, constipation, urinary retention, tachycardia, toxicity sign, hot or dry skin, delirium, hallucination, जो कि हम लोग पढ़े थे कि अगर डोज हाई अमाउंट में एडमिनिस्टर किया जाए तो उस केस में टॉक्सिसिटी साइन हो सकता है। थर्ड, nursing intervention. So if the patient is on anticholinergic agents, so we have to intervene some nursing care such as oral care, high fiber diet, assist with voiding मतलब urinary or defecation, fall precautions. Next, patient education. Avoid driving or overheating. Take medication as prescribed. Tell them to report urinary problems, severe constipation, vision changes. तो ये एक सिंपल सा आर्ट है जिससे हम लोग एक साइड इफेक्ट को याद कर सकते हैं, जैसे कि कांट सी, कांट पी, कांट स्पीट और कांट पूप। जैसे कांट सी ब्लड विजन, कांट पी यूरिनरी रिटेंशन, कांट स्पीट ड्राई माउथ और डिक्रीज सलाइवेशन, कांट पूप कॉन्स्टिपेशन। सो यहाँ पे खत्म होता है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।